साल 2013 में एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था जॉली एलएलबी। इसके अंदर सौरभ शुक्ला जो अभिनेता हैं उन्होंने जज का किरदार निभाया है। अरशद वारसी और बोमन ईरानी ने इस मूवी के अंदर वकील का किरदार निभाया है। ये मूवी का जो पूरा एक टॉपिक था वो ये था कि राहुल दीवान नाम का एक अमीर लड़का शराब के नशे में गाड़ी चलाता है और उसके बाद सड़क पर सो रहे कुछ लोगों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा देता है। वहाँ पे मौजूद एक शख्स ये करते हुए राहुल को देख लेता है। राहुल जब उस शख्स को देखता है कि वो जानता है कि उसकी गाड़ी से इतने लोगों को उसने कुचल दिया है, ये देखकर वो घबराता है, गाड़ी बैक करता है और उस शख्स के ऊपर भी गाड़ी चलाता हुआ वो वहाँ से निकल जाता है। बहरहाल राहुल का नाम आता है, केस चलता है। केस चलने के बाद इस मामले पर एक पीआईएल दाखिल होती है जिसमें राहुल दीवान के ऊपर अरशद वारसी केस करते हैं कि ये जो कत्ल है ये हिट एंड रन का केस है जो राहुल दीवान ने किया है। इस मूवी के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा और दिलचस्प देखने को मिलता है, लेकिन इस मूवी के अंदर एक सीन ऐसा है जिससे रिलेटेड आज की हमारी ये कहानी है, क्योंकि वो कहानी तो पर्दे पर हुई थी, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको बताऊंगा वो असल ज़िंदगी में हुई है। असल में उस मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पे जो उस केस के पुलिस इंचार्ज होते हैं अरशद वारसी उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं और उनसे उन लोगों के नाम पढ़ने को बोलते हैं जो लोग उस हादसे में मारे गए थे। पुलिस इंस्पेक्टर वो पेपर लेते हैं और उन लोगों का नाम पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। 11वां नाम जब आता है तब अरशद वारसी उनसे कहते हैं कि आप इस नाम को पहचानते हैं। वो थोड़ा चुप होता है जो इंचार्ज थे, पुलिस इंचार्ज उस केस के। इतने में अरशद वारसी जज के सामने ये बात बोलते हैं कि इनमें से एक शख्स को पेपर पे मारने वाले आप हो, क्योंकि इस लिस्ट में जो एक नाम है सदाकांत मिश्रा, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। फिर सदाकांत मिश्रा अदालत में हाजिर होते हैं बैसाखियों से, क्योंकि उस केस में उनकी जो गाड़ी राहुल दीवान ने बैक करी थी उस टाइम पे उनकी टांगें खराब हो जाती हैं। बहरहाल वो तो केस मूवी की एक अलग सीन है, लेकिन उस केस के अंदर सदाकांत मिश्रा अदालत के सामने हाजिर होते हैं और जज साहब के सामने बोलते हैं कि जज साहब मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और मैं इस पूरे केस में जो एक मरने वाले का नाम इन्होंने बोला है उसमें से सदाकांत मिश्रा मैं हूँ। ये सुनने के बाद सब कुछ पूरी मूवी के अंदर बदल जाता है, राहुल दीवान को सज़ा होती है। बहरहाल ये तो एक मूवी की कहानी थी, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ असल ज़िंदगी में भी कुछ उसी तरीका का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मर्डर केस की सुनवाई चल रही थी। उस मर्डर केस की मुकदमे की जब सुनवाई चल रही थी तो उसी दौरान अचानक 11 साल का एक बच्चा हाजिर हो गया जिसके मार डालने का आरोप उसके नाना और मामा पर लगा था। जिनका ये केस चल रहा था वो बच्चा खुद हाजिर हुआ जिसकी हत्या का एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। वो बच्चा खुद अदालत के सामने हाजिर हुआ और उस बच्चे ने जज साहब से बोला कि जज साहब मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। इस मर्डर केस की सुनवाई में बच्चे ने यह बताया कि उसके मामा और नाना को गलत ढंग से कत्ल के आरोप में उसके फंसाया गया है, क्योंकि उन्होंने कत्ल किया ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा खुद अदालत के सामने हाजिर था। जिसके बाद उस अदालत में मौजूद हर कोई हैरान था। जज साहब भी 2 मिनट शायद पर सोचने पे मजबूर हुए होंगे कि जब बच्चा जिंदा है तो उसके हत्या का मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। उसके हत्या का केस हाई कोर्ट में भी चला, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है, जहां इस मामले में याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक याचिका जो करता है उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। अब इस मामले की अगली जो सुनवाई होनी है वो अगले साल जनवरी में होनी है, जनवरी 2024 में होनी है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सरकार, पीलीभीत के एसपी और न्यूरिया थाने के इंचार्ज को नोटिस जारी किया है। असल में इसके अलावा इस केस से जुड़ी घटनाओं का अगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो हुआ कुछ यूँ था कि बच्चे को आखिर सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चे को आखिर अदालत के सामने क्यों जाना पड़ गया। बच्चे को अदालत के सामने ये जाके क्यों कहना पड़ा कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। अदालत से ही उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी, अपना सच अदालत के सामने जाके बताना पड़ा, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उस बच्चे ने बताया कि, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा फरवरी 2013 से अपने नाना के पास असल में रह रहा था। इस बच्चे के माँ बाप की जो शादी हुई थी वो शादी साल 2010 में हुई थी। 3 साल के बाद उनको एक बेटा हुआ।
उसी दौरान जब 2013 में इसके पिता ने इस बच्चे के, उसकी जो माँ थी उनके साथ बेरहमी से मारपीट करी थी। उस मारपीट से वो माँ इतनी बुरी तरीके से घायल हो गई थी कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती कराया तो लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इस बच्चे के नाना ने अपने दामाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 दहेज हत्या के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। अब इसके बाद दामाद ने क्या करा, उसने उल्टा अपने ससुर पे केस किया, और वो केस किया अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए। जब केस इधर से हुआ दहेज के लिए हत्या का, तो उधर से उस बच्चे के पिता ने किया अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए। तो फिर एक कानूनी दावपेच का खेल शुरू हुआ, कानूनी लड़ाई शुरू हुई। दोनों पक्ष और जो दोनों साइड के लोग थे उन्होंने अदालत में अलग अलग अपनी गुहार लगाई। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद साल 2023 की शुरुआत में दामाद ने अपने ससुर और उनके 4 बेटों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया। जिस बच्चे के बाप के ऊपर उसके ससुर ने दहेज की हत्या के लिए अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, उसी दामाद ने अपने ससुर के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई, माफ कीजिएगा, मुकदमा नहीं, एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 302, 504 और 506 के तहत आरोप जो है केस दर्ज कर लिया आरोपों में। और फिर इसके बाद एफआईआर को रद्द कराने के लिए इन्होंने अलग अलग पूरी कोशिश करी। पहले ये लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके इन्होंने गुहार लगाई कि ये एफआईआर गलत है, इसको रद्द किया जाए, मगर माननीय हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया, इसके बाद इन्होंने बच्चे के जिंदा होने के सबूत के तौर पर उसे अपने साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। उसके नाना, उसके मामा ने, ये दोनों लोग उस बच्चे को अपने साथ सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और जिंदा है ये बच्चा, इस बात का सबूत के तौर पर उस बच्चे को लेके गए और माननीय अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज के सामने पेश किया। और उसके बाद उनको बताया गया कि जिस बच्चे की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई है वो तो मरा ही नहीं, वो तो जिंदा है। अब इस केस में जो अगली सुनवाई होनी है वो जनवरी 2024 में होनी, यानी कि अगले साल, यानी कि अब से तकरीबन 2 महीने के बाद इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तब तक अदालत ने आदेश दिया है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके खिलाफ किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको आखिर में इस बच्चे के मामा से मैं आपको सुनाता हूं कि कैसे उन्होंने इस पूरे केस में लड़ाई लड़ी और आखिर किस तरीके से, किन वजहों से, किस हालात में, किस परिस्थितियों में उन्हें मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। एक तुम्हारे परिवार के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा गया है, जिसको लेकर तुम लोग सुप्रीम कोर्ट तक के पहुंच गए। पूरा क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं ग्राम लखीपुर में रहता हूं। मेरी बहन की शादी 2010 में ग्राम बरहा में हुई थी, जिनका नाम भानु प्रकाश है। सर, उनने आपसी झगड़ा में, मियाँ बीवी आपसी झगड़ा में, सर उनने कलेश में मेरी बहन की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में सर हमारे पिताजी ने एफआईआर दर्ज करी, पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी एफआईआर दर्ज से। उसके बाद में जो बच्चा जो था सर, वो 3-4 महीने का बच्चा था। उस बच्चे को हमने पाल पोसा था, बहुत परेशानी से पाल पोसा। उसको जब थोड़ा सा बड़ा हो गया 4-5 महीने का, तभी उनने मुकदमा डाल दिया उसको, बच्चे को लेने का। उसके बाद में सर मुकदमा की हमने प्रवेश करी थी, मुकदमा हमने जीत लिया यहाँ से। उनने फिर 302 का उस बच्चे के ऊपर मुकदमा डाल दिया था कि मेरा बच्चे को मार दिया है। न्यूरिया थाने दनपुरा चौकी से पुलिस वालों ने साबित कर दिया कि बच्चा मार दिया गया है। इसलिए सर फिर हम कोर्ट में गए थे, वहाँ से हमें कोई न्याय नहीं मिला। फिर हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से सर कोई न्याय नहीं मिला। फिर हम सर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब हमारी वहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सर, वहाँ से जो अन्याय मिल जाए हमें। मांग रहे हो आप, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए हो? अन्याय इस चीज़ का मांग रहे हैं सर, छोटा सा बच्चा है, उसकी जान को वहाँ पे खतरा है, इसलिए बच्चा भी वहाँ पे जाना नहीं चाहता है। वो टेंशन में रहता है कि मेरी भी जान को वहाँ खतरा है, डरता है, इसलिए नहीं जाना चाहता। मेरी मम्मी, पापा, मेरे भाई, हम 5 लोगों के ऊपर उन्होंने मर्डर का मुकदमा डाल रखा है।
जिसमें हम साबित करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये अभय कुमार जीवित हैं। तो सुना आपने इस बच्चे के मामा ने क्या कहा। इस बच्चे के मामा ने जो कहा वो आपके सामने है। कैसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें फंसाया गया, कैसे उन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई इंसाफ के लिए, मगर उन्हें इंसाफ का यकीन था क्योंकि उन्हें हमारे देश के कानून पर भरोसा था। हमारे देश के कानून पर उन्हें यकीन था कि देर ही सही उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाएगी अगली सुनवाई तक। उम्मीद है कि आने वाली जब तारीख होगी, डेट मिलेगी कोर्ट की, जो जनवरी में है इस केस की सुनवाई, उस सुनवाई में इनको और ज़्यादा राहत भी मिलेगी। और जो आरोपी हैं जिन्होंने इनको फंसाने के लिए केस बनाया और गलत FIR दर्ज कराई, अपने बच्चे की मौत की, कत्ल करने की, किन लोगों ने कत्ल किया है, उनके ऊपर अदालत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी देगी, आदेश भी देगी। मगर ज़रा सोचिए कि अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तब इनका क्या होता। इनको एक ऐसे जुर्म की शायद सज़ा काटनी पड़ जाती जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। लेकिन हमारे देश का कानून सच में बहुत महान है और लोगों को आज भी हमारे कानून पर बहुत भरोसा है। और शायद इसीलिए लोग जब भी कुछ ऐसा होता है तो कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस कहानी की शुरुआत में जॉली LLB का बताया था कि कैसे उसके अंदर एक सीन था जिसमें मरा हुआ इंसान जो पुलिस के रिकॉर्ड में मरा हुआ था वो कोर्ट में आता है और बोलता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। जॉली LLB मूवी, इसी मूवी के अंदर जॉली LLB के अंदर एक डायलॉग है कि हमारे देश में जब भी कुछ होता है तो कोई भी इंसान परेशान होता है, किसी से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो वो एक बात बोलता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मतलब मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा। क्यों वो इसलिए बोलता है ऐसा? क्योंकि उसे हमारे देश के कानून पर यकीन है, उसे भरोसा है कि उसे अदालत से न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी, सरकार से उसे मदद नहीं मिलेगी, तो कोर्ट तो उसे इंसाफ ज़रूर देगी। और इसी इंसाफ के लिए वो इंसान कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, कोर्ट के अंदर अपनी फरियाद लेकर आता है, जज के सामने अपने कानून के जो उसको हमारे देश के संविधान से, उसे कानून से जो एक फ़ायदा ले सकता है, जो उसको एक उसकी मुश्किल में उसको काम आ सकती हैं चीज़ें, वो हर चीज़ उसको मिलती है हमारे देश के कानून से। और हमारा संविधान इतना महान है कि हर ज़रूरतमंद के लिए जो इंसाफ की गुहार लेकर अदालत के सामने पहुंचता है, अदालत उसको इंसाफ भी देती है। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।